आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ दिशा सागर। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हमास के खिलाफ सऊदी के खतरनाक प्लान का हुआ खुलासा। गजा से हमास की हुकूमत खत्म करने की कोशिशों में लगा सऊदी अरब के नए ग्रैंड मुफ्ती हुए मुकर्रर। शेख डॉक्टर सालेह बिन फौजान बने नए ग्रैंड मुफ्ती। प्रज्ञा ठाकुर की नफरती सियासत हुई फेल। सपा के मुस्लिम लीडर ने मनाया भैया दूज। हलाल पर बवाल के बीच अलीगढ़ से मीट एक्सपोर्ट करोड़ों के पार। अलीगढ़ से हो रहा हलाल गोश्त का रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट। मुसलमान होने की वजह से सरफराज का सिलेक्शन रुका। एसटी हसन ने सिलेक्शन कमेटी पर लगाया फर्क का इल्जाम। जामिया में पीएचडी एडमिशन की फीस में हुआ 33% इजाफा। तलबा ने कहा रिसर्च अब अमीरों का खेल बन गया। बिहार इलेक्शन में पीएम मोदी ने खेला ओबीसी कार्ड। समस्तीपुर में खुद के साथ सीएम नीतीश को बताया पिछड़े का बेटा। सिवान में लालू परिवार पर बरसे अमित शाह, बोले ओसामा को जीतने नहीं देंगे। बिहार में महागठबंधन में डिप्टी सीएम ओहदे पर सरगर्मी तेज। झारखंड के बीजेपी एमपी ने वीआईपी चीफ को लेकर दिया बयान। बेंगलुरु हैदराबाद हाईवे पर खौफनाक हादसा। बाइक की टक्कर से बस में लगी आग, 20 अफराद हलाक। दिल्ली में पॉल्यूशन को किया जाएगा काबू। हुकूमत क्लाउड सीडिंग से कराएगी आर्टिफिशियल बारिश। अमेरिकी सदर के दावों पर शशि थरूर का सख्त जवाब। कहा ट्रंप न बताए, हिंदुस्तान अपने फैसले खुद लेगा। नीरज चोपड़ा बने लेफ्टिनेंट कर्नल। वजीर दिफा और आर्मी चीफ ने दी मानद उपाधि। सऊदी अरब के जरिए फिलिस्तीन और हमास के खिलाफ एक बड़ी साजिश के खुलासे ने मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में जबरदस्त खलबली मचा दी है। दरअसल मिडिल ईस्ट आई न्यूज के हाथ लगी सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री की एक अंदरूनी खुफिया रिपोर्ट ने यह खुलासा किया है कि सऊदी अरब गजा से हमास का खात्मा करके वहां अपनी पैठ मजबूत करने का मंसूबा बना रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि वो सऊदी अरब दूसरे अरब इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर इस काम को सरंजाम देने की फिराक में है। साथ ही ये भी इल्जाम लगाया गया है कि अरब देश हमास को खत्म करके धीरे धीरे हुकूमत महमूद अब्बास की फिलिस्तीनी अथॉरिटी के हाथ में सौंपना चाहते हैं। सऊदी अरब अमेरिका से अपनी दोस्ती के नाते भी हमास के खात्मे पर ज्यादा जोर दे रहा है। अगर ऐसा होता है तो गजा फिलिस्तीन में ऐसी सरकार का गठन देखने को मिलेगा जिसमें फिलिस्तीनियों का कोई किरदार नहीं होगा। फिलिस्तीनी सरजमी को लेकर मिडिल ईस्ट की सियासत इस वक्त बेइंतहा गर्म है। एक तरफ गजा की जमीन पर हुकूमत का मसला गरमाया हुआ है तो दूसरी तरफ इजराइल की पार्लियामेंट निसेट में वेस्ट बैंक को पूरी तरह इजराइल में मिलाने के बिल को पास किया गया है, जिसके बाद अमेरिका समेत पूरी दुनिया इजराइल के इस फैसले की मजम्मत कर रही है। यहाँ तक कि ट्रंप ने दावा किया है कि वो अपने अरब दोस्तों को जुबान दे चुके हैं कि वो इजराइल को वेस्ट बैंक हथियाने नहीं देंगे। इस बीच अरब ममालिक ने भी ट्रंप के साथ अपनी वफादारी का एक नमूना पेश किया है। असल में न्यूज वेबसाइट मिडिल ईस्ट को सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री की एक अंदरूनी खुफिया रिपोर्ट हाथ लगी है, जिसमें सऊदी अरब के हमास को खत्म करने के खतरनाक मंसूबे का खुलासा हुआ है। प्रेस टीवी के मुताबिक सऊदी अरब, जो अमेरिका का एक अहम सपोर्टर है, वो गजा में जंग के बाद वहाँ अहम किरदार अदा करने और फिलिस्तीनी ग्रुप हमास को बेअसर और खत्म करने के प्लान पर काम कर रहा है। ये मालूमात इंटरनल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के एक अंदरूनी खुफिया दस्तावेज से हासिल हुई है। मिडिल ईस्ट आई न्यूज के मुताबिक उस दस्तावेज में कहा गया है कि सऊदी का इरादा गजा में एक आलमी अमन फोर्स की तैनाती करना है। इस मिशन में सऊदी अरब ने दूसरे अरब और मुस्लिम देशों से भी हिस्सा लेने की सिफारिश की है। दस्तावेज में दावा किया गया है कि सऊदी अरब, जो इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते कायम करने की कोशिश में है, उसका मकसद गजा पट्टी और फिलिस्तीनी इलाकों में अपने अमन को बढ़ाने के लिए अपना विजन पेश करना है। 29 सितंबर की रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी का मकसद हमास के सियासी असर को कम करके गजा की सत्ता फिलिस्तीनी अथॉरिटी को देना है, ताकि 1967 की सरहदों पर एक आजाद और खुद मुख्तार फिलिस्तीनी रियासत कायम की जा सके, जिसकी दारुल हुकूमत अल-कुद्स यानी यरूशलेम हो। सऊदी अरब का कहना है कि हमास शांति की कोशिशों में रुकावट और फिलिस्तीन के अंदर हिंसा को गहरा करने में अहम किरदार निभा रहा है, इसलिए उसे धीरे धीरे खत्म किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक हमास को सियासी तौर पर हाशिए पर लाने के लिए गजा की हुकूमत को धीरे धीरे फिलिस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करने की सिफारिश की गई है। दस्तावेज में कहा गया है कि ये सब इजिप्ट, जॉर्डन और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के मशवरे से किया जाएगा। इन बातों से ये साफ जाहिर होता है कि अरब देश भी अमेरिका इजराइल के नक्शे कदम पर चलते हुए गजा से कैसे न कैसे करके फिलिस्तीनियों के मुहाफिज हमास को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि एक हमास ही है जो सीना तान कर इजराइल के जुल्मों से लगातार लड़ रहा है। अरब देश भी इजराइल अमेरिका की तरह उसी राह पर है कि एक बार हमास खत्म हो जाए तो गजा पर कब्जा आसान हो जाएगा। बता दें कि सऊदी अरब की जानिब से हमास को खत्म करने की ये कोशिश अमेरिकी सदर ट्रंप के उस प्लान के मुताबिक है जो गजा में सीजफायर से जुड़ा है। ताहम हमास ने सख्त लहजे में वाजे कर दिया है कि वो अपने हथियार तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक इजरायली कब्जा खत्म नहीं होता और एक आजाद फिलिस्तीनी देश कायम नहीं हो जाता, जहाँ फिलिस्तीनियों
मोदियों की सरकार हो। सऊदी अरब में नए ग्रैंड मुफ्ती को मुकर्रर किया गया है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सिफारिश पर शाह सलमान ने शेख डॉक्टर सालेह बिन फौजान बिन अब्दुल्ला अल फौजान को देश का नया ग्रैंड मुफ्ती चुना है। सऊदी अरब के सबसे असरदार मजहबी उलमा में से एक शेख सालेह बिन फौजान अल फौजान को चौथे ग्रैंड मुफ्ती के तौर पर मुकर्रर किया गया है। ये ओहदा उन्हें सऊदी अरब में सबसे आला मजहबी इख्तियारात वाला शख्स बनाता है। सितंबर 2023 में शेख अब्दुल अजीज अल शेख के विसाल के बाद शेख सालेह अल फौजान को सऊदी अरब का चौथा ग्रैंड मुफ्ती मुकर्रर किया गया। सऊदी अरब अपनी तेल वाली इकोनॉमी को बदलकर एक ऐसा एडवांस मुल्क बनना चाहता है जहां दुनिया भर की सरमायाकारी हो, दुनिया भर का टैलेंट बसने आए। अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के मकसद से सऊदी तैयार कर रहा है एक मुस्तकबिल का शहर जिसका नाम है नियोम सिटी। ये एक ऐसा शहर बन रहा है जिसकी खासियत सुनकर आपको तो एक बार को लगेगा कि क्या सच में इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है कि इतने बड़े स्केल पर इतना बड़ा और मॉडर्न शहर तैयार किया जा सकता है। सऊदी अरब के नियोम सिटी प्रोजेक्ट को 2017 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने लॉन्च किया था। नियोम दो लफ्जों से मिलकर बना है जिसे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने नाम दिया है। पहले 3 हर्फ पुराने ग्रीक लफ्ज नियो से आए हैं जिसका अर्थ है नया। एम का मतलब मुस्तकबिल से है जो एक अरबी हर्फ है जिसका अर्थ है मुस्तकबिल। ये शुमाल मगरिब सऊदी अरब में बन रहा मुस्तकबिल का ऐसा शहर है जो 100% नई एनर्जी से चलेगा, मतलब नो डीजल नो कोयला। नियोम के अंदर भी कई इनोवेटिव प्रोजेक्ट शामिल हैं। सपा लीडर आरिफ सिद्दीकी भैया दूज के मौके पर अपनी मुंह बोली बहन के घर पहुंचे। इस दौरान की उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग इसे प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर तमाचे की तरह देख रहे हैं। एक तरफ मुल्क में कुछ लीडर बदअमनी फैलाने की कोशिश करते हैं तो वहीं मुल्क की आवाम आपसी भाईचारे से सख्त रद्द-ए-अमल देते हैं। बीते रोज सपा लीडर आरिफ सिद्दीकी ने जो किया वो बीजेपी की साबिक एमपी प्रज्ञा ठाकुर के उस बयान पर तमाचे के बराबर था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों में बहन और भाई का कोई रिश्ता नहीं होता है। अगर कोई मुसलमान तुम्हें बहन बनाने आ रहा है तो वो धोखा देगा। भदोही नगर म्यूनिसिपल काउंसिल के साबिक चेयरमैन और समाजवादी पार्टी के रियासती सदर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी हर साल भैया दूज के मौके पर अपनी बहन अनीता गुप्ता के घर जाते हैं और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। जब आरिफ उनके घर पहुंचे तो उनके साथ कई दूसरी हिंदू बहनें भी मौजूद थीं। सभी ने सपा लीडर को तिलक लगाया, उनकी आरती उतारी और लंबी उम्र की दुआ की। मुल्क में हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान को लेकर चल रही अपीलों और इख्तिलाफात के बीच अलीगढ़ का हलाल सर्टिफाइड मीट एक्सपोर्ट का कारोबार रिकॉर्ड बना रहा है। ये जानकर हैरत होगी कि अलीगढ़ से सालाना मीट एक्सपोर्ट का कारोबार 7,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। हाल ही में गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सूबे में हलाल सर्टिफिकेशन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने आवाम से गुजारिश की कि वो सामान खरीदते वक्त ये भी देखें कि चीज पर हलाल सर्टिफिकेट तो नहीं लगा। योगी आदित्यनाथ का कहना था कि हलाल सर्टिफिकेट से जो रकम वसूल की जा रही है उसका इस्तेमाल दहशतगर्दी, लव जिहाद और जबरन तब्दीली मजहब जैसे कामों में किया जाता है। ऐसे में ये जानना दिलचस्प है कि यूपी में अलीगढ़ से हलाल सर्टिफाइड गोश्त का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हो रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहां से सालाना मीट एक्सपोर्ट का कारोबार 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। इतना ही नहीं, इसमें मुसलसल इजाफा भी हो रहा है। पिछले 4 साल में इस कारोबार में तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए की तरक्की दर्ज की गई है। भारतीय क्रिकेटर सरफराज खान के टीम इंडिया में सिलेक्शन ना होने को लेकर सियासी और सामाजी बहस तेज हो गई है। कुछ सांसदों ने सिलेक्शन कमेटी पर तासुब और नाइंसाफी के इल्जामात लगाए हैं, जबकि मुखालिफ सियासी रहनुमाओं ने कहा कि ये मामला सिर्फ परफॉर्मेंस और फॉर्म का है। भारतीय क्रिकेटर सरफराज खान के टीम इंडिया में शामिल ना किए जाने पर अब सियासी हलकों में गर्म बहस छिड़ गई है। साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ इंडिया ए स्क्वाड से सरफराज का नाम गायब होने के बाद सिलेक्शन कमेटी पर झुकाव और तासुब के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इस मामले में समाजवादी पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस और AIMIM के रहनुमाओं की मुख्तलिफ राय सामने आई है। सपा के सीनियर लीडर और MP ST हसन ने कहा कि खेल में बिरादरी या मजहबी तफरीक नहीं आनी चाहिए। उन्होंने मीडिया गुफ्तगू में कहा, जिस तरह से मुल्क की टीमों में खिलाड़ियों का सिलेक्शन हो रहा है
उससे ये शक पैदा होता है कि मुसलमान होने की वजह से इंतखाब मुतासिर होता है। जामिया मिलिया इस्लामिया ने नए सेशन के लिए पीएचडी एडमिशन का अमल शुरू कर दिया है, लेकिन एप्लीकेशन फीस 1500 से बढ़ाकर 2000 रुपए कर देने पर तलबा में सख्त नाराजगी देखने को मिल रही है। गरीब और मिडिल क्लास तबके के स्टूडेंट्स का कहना है कि रिसर्च अब महंगी होती जा रही है, जबकि स्टाइपेंड में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जामिया मिलिया इस्लामिया इंतजामिया ने नए तालीमी सेशन के लिए पीएचडी दाखिलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशन फीस 1500 से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दी है, यानी करीब 33% का इजाफा। दाखिल के लिए आखिरी तारीख 8 नवंबर 2025 रखी गई है। तलबा का कहना है कि जेएमआई हमेशा सस्ती और मयारी तालीम के लिए जानी जाती रही है, लेकिन इस बार की फीस बढ़ोतरी ने गरीब तबके के स्टूडेंट्स को मायूस कर दिया है। दिल्ली और दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पीएचडी फॉर्म फीस जहां 500 रुपए से ज्यादा नहीं होती, वहीं जामिया ने इसे सीधे 2000 रुपए तक पहुंचा दिया है। बिहार के किशनगंज की सुमैया, जो पिछले 1 साल से बटला हाउस में रहकर पीएचडी की तैयारी कर रही है, कहती है, मैंने नेट एग्जाम क्लियर किया है, लेकिन अब फीस इतनी ज्यादा है कि एडमिशन लेना मुश्किल हो गया है। बिहार असेंबली इंतखाब 2025 के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर से इंतखाबी बिगुल फूंक दिया है। अपनी पहली रैली में वजीर आजम मोदी ने ओबीसी कार्ड खेलते हुए सीधा सामाजिक समीकरणों पर फोकस किया। बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली रैली में ओबीसी कार्ड खेल दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर की पहली रैली में अपनी तकरीर की शुरुआत में ही खुद को और वजीर आला नीतीश कुमार और मरकजी वजीर रामनाथ ठाकुर को पसमानंदा तबके से बताया। वजीर आजम मोदी ने कहा कि मुझे कर्पूरी ग्राम में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को खिराज अकीदत पेश करने का मौका मिला। ये उन्हीं की मेहरबानी है कि आज मेरे जैसे और नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर जैसे पिछड़े और गरीब खानदानों से निकले लोग इस स्टेज पर खड़े हैं। आजाद भारत में समाजी इंसाफ लाने में गरीबों और मजलूमों को नए अवसरों से जोड़ने में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अहम किरदार निभाया है। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर सिवान में एक जलसे को मुखातिब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आवाम को लालू यादव के दौरे हुकूमत की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि साबिक एमपी शहाबुद्दीन ने सिवान को लहूलुहान कर दिया था। उन्होंने एनडीए हुकूमत के कामों को गिनाया और कहा कि उनकी पार्टी ये इंतखाबात नीतीश कुमार की क़यादत में लड़ रही है। मरकजी वजीर दाखिला ने कहा, बिहार में उम्मीदवारों के नामजदगी के बाद सबसे पहले मैं सिवान की आवाम से गुफ्तगू करने आया हूँ। 20-20 सालों तक लालू यादव और राबड़ी देवी के जंगल राज में शहाबुद्दीन का खौफ, जुल्म, कत्ल, ये सब सिवान ने बर्दाश्त किया है, मगर सिवान के बाशिंदों ने झुकने का नाम नहीं लिया। लालू राबड़ी के जंगल राज को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को रघुनाथपुर से फिर से लालू यादव ने टिकट दिया है। मैं सिवान वालों से कहने आया हूं कि अब मोदी जी और नीतीश कुमार जी की हुकूमत है। 100 शहाबुद्दीन भी आ जाएं तो भी किसी का बाल भी बाका नहीं हो सकेगा। बिहार असेंबली इंतखाब 2025 से पहले महागठबंधन में वजीर आला और नायब वजीर आला के ओहदे को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे ने वीआईपी सरबराह मुकेश सहनी को लेकर अहम बयान दिया है। बिहार में महागठबंधन की जानिब से तेजस्वी यादव को वजीर आला और मुकेश सहनी को नायब वजीर आला बनाने के ऐलान के बाद अपोजिशन ने इसे सियासी स्टंट बताया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि जब सहनी अभी अपने एमएलए के लीडर भी नहीं हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो इंतखाब के बाद किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इंतखाब होने दीजिए, मुकेश सहनी की पूरी पार्टी आरजेडी में मिल जाएगी। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में खौफनाक बस हादसा हो गया, जिसकी वजह से 20 लोगों की मौत हो गई। बस में एक बाइक के टकराने की वजह से आग लग गई थी। हादसा इतना खौफनाक था कि देखते ही देखते पूरी बस मिनटों में जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस में 41 लोग सवार थे। बस में आग लगने से 20 लोगों की जिंदा जलने की खबर मिली है, वहीं 12 लोग मामूली जख्मी से हुए हैं। इत्तला के मुताबिक हैदराबाद से आ रही बस की कुर्नूल शहर के बाहरी इलाके में ओलिंडकोंडा के पास एक बाइक से टक्कर हो गई, जिससे बाइक बस के नीचे आ गई और ईंधन टैंक से टकरा गई।
जिससे आग लग गई और पूरी बस आग की लपटों में घिर गई। दिल्ली में आलूदगी हर सर्दी में सिरदर्द बन जाती है। दिवाली के बाद हवा इतनी जहरीली हो जाती है कि सांस लेना दूभर हो जाता है। इसी से निपटने के लिए दिल्ली सरकार क्लाउड सीडिंग से आर्टिफिशियल बारिश कराने जा रही है। क्लाउड सीडिंग एक ऐसा अम्ल है जो बादलों में रसायन डालकर आर्टिफिशियल बारिश पैदा करता है। ये सूखे, आलूदगी या पानी की कमी को दूर करने में मदद करती है। भारत में दिल्ली जैसे शहरों में इसका इस्तेमाल हवा को साफ करने के लिए हो रहा है। क्लाउड सीडिंग बादलों को बीज देने जैसा अम्ल है। इसमें हवाई जहाज या मशीनों से बादलों में छोटे जर्रात डाले जाते हैं जो पानी की बूंदें या बर्फ के टुकड़े बनाते हैं। इससे बारिश तेज हो जाती है। ये मौसम को बदलने की एक महफूज तकनीक है। दिल्ली में आलूदगी हर सर्दी में सिरदर्द बन जाती है। दिवाली के बाद हवा इतनी जहरीली हो जाती है कि सांस लेना दूभर हो जाता है। इसी से निपटने के लिए दिल्ली सरकार क्लाउड सीडिंग से आर्टिफिशियल बारिश कराने जा रही है। दिल्ली के कैबिनेट वजीर मनजिंदर सिंह सिरसा ने इत्तला देते हुए कहा कि क्लाउड सीडिंग जिसकी बात तवील मुद्दत से की जाती थी, उसका कामयाब टेस्ट दिल्ली में किया गया। ये टेस्ट IIT कानपुर के जरिए किया गया। दिल्ली हुकूमत 29 अक्टूबर को मसनूई बारिश कराने के लिए फिजिकल तजुर्बात और इजाजतों के साथ पूरी तरह तैयार है। आज एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की दिल्ली सरकार माननीय रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में। क्लाउड सीडिंग जो लंबे समय से बात की जाती थी, आज उसकी पहली सफल ट्रायल दिल्ली में की गई। ये ट्रायल IIT कानपुर ने करी और ये कानपुर से सेस्ना प्लेन के माध्यम से की गई। सेस्ना प्लेन तकरीबन दोपहर के टाइम वहां से टेक ऑफ किया और 3, सवा 3, साढ़े 3 के आसपास मेरठ से अलीपुर से होता हुआ बुराड़ी पहुंचा। बुराड़ी में इन्होंने एक छोटे क्लाउड के ऊपर पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ब्लास्ट कराए। MCD में आप पार्टी के अपोजिशन लीडर अंकुश नारंग ने बीजेपी की जेरे हुकूमत MCD और दिल्ली हुकूमत पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। अंकुश नारंग ने कहा कि जब पूरी दिल्ली भैया दूज का त्योहार मना रही थी, उसी वक्त रेखा गुप्ता हुकूमत ने चांदनी चौक की दुकानों को सील करना शुरू कर दिया। नारंग ने कहा कि ये वही दुकानें हैं जो पीढ़ियों से दिल्ली की पहचान रही हैं। अब खबर ये है कि आने वाले दिनों में 22 से 25 और इमारतों को सील किया जाएगा। जैसे ही भाजपा की सरकार आती है MCD के अंदर, वैसे ही दिल्ली के अंदर सीलिंग शुरू हो जाती है। जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से चांदनी चौक को देख रहे हैं और चांदनी चौक के अंदर जाके ही कपड़े लेते हैं। किसी के घर में कोई कार्यक्रम होता है, शादी होती है, तो वो वहीं से कटरा नील से कपड़े लेके आता है। वॉल सिटी प्रोटेक्टेड एरिया में आती है और वहाँ पर लोगों के नीचे व्यवसाय और ऊपर मकान है, ये सबको पता है। और वर्षों से ऐसा हो रहा है, मतलब पुश्तैनी लोगों की वहाँ पे दुकानें हैं और उन दुकानों को भाजपा जैसे ही MCD के अंदर आई है वैसे ही सील करना शुरू कर दिया है। भारत के नामवर जेवलिन थ्रोअर और 2 मर्तबा ओलंपिक मेडल हासिल करने वाले नीरज चोपड़ा को हिंदुस्तानी फौज की टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे से नवाजा गया। नई दिल्ली में मुनक्किद एक शानदार तकरीब में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने उन्हें ये इज्जत अफरोज निशानात ऑफिशियल तौर पर अता किया। इस मौके पर वजीर दिफा ने कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज चोपड़ा आज के नौजवानों के लिए इरादे, हिम्मत और वतन से मोहब्बत की जिंदा मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि नीरज ने अपने अनुशासन, लगन और जुनून से न सिर्फ खेल की दुनिया में बल्कि पूरे मुल्क में एक नई रूह फूंक दी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि नीरज चोपड़ा का जज्बा और सख्ती वही सिपाही वाला रूह है जो हिंदुस्तानी फौज की पहचान है। उन्होंने मैदान में जिस तरह का अनुशासन और वफादारी दिखाई, वही उन्हें फौज के असूलों से जोड़ती है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ये दावा किया कि हिंदुस्तान ने रूस से तेल खरीदना तकरीबन बंद करने का फैसला किया है। ट्रंप के इस बयान के बाद मुल्क की सियासत में हलचल मच गई। इसी सिलसिले में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और MP शशि थरूर ने ट्रंप को सख्त लफ्जों में जवाब दिया है। कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर ने अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान पर सख्त एतराज जताते हुए कहा कि अमेरिका को ये हक नहीं कि वो ये तय करे कि हिंदुस्तान क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। थरूर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ट्रंप को हिंदुस्तान की तरफ से बयान देने का कोई इख्तियार नहीं है।
थरूर ने कहा, हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क है और अपने फैसले खुद करता है। ट्रंप की तरफ से हिंदुस्तान के फैसलों के बारे में ऐलान करना बिल्कुल गलत है। जब हिंदुस्तान कोई फैसला करेगा तो उसकी इत्तला नई दिल्ली देगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बुडापेस्ट सरबराही इजलास मंसूबा रद्द होने के एक दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने साफ कह दिया है कि वो अमेरिका या किसी भी मुल्क के दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बुडापेस्ट सरबराही इजलास मंसूबा रद्द होने के एक दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने साफ कह दिया है कि वो अमेरिका या किसी भी मुल्क के दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। यूक्रेन में जंग रुकवाने के लिए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश में अमेरिका ने रूस की 2 तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर सेक्शन लगा दिए हैं। अमेरिका में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ जंग छेड़ चुके सदर ट्रंप रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अमेरिका की तरफ मुबैना तौर से ड्रग्स लाते 8 जहाजों को अब तक हवाई हमले में मार गिराने वाले ट्रंप अब ड्रग्स कंट्रोल के खिलाफ लड़ाई को और तेज करते दिख रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के एक प्रोग्राम में सहाफियों से कहा कि वो जमीन पर ड्रग स्मगलर्स के ऊपर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका में ड्रग स्मगलर के खिलाफ एक तरह से जंग छेड़ चुके सदर डोनाल्ड ट्रंप रुकते नहीं दिख रहे हैं। अमेरिका की तरफ मुबैना तौर से ड्रग्स लाते 8 जहाजों को अब तक हवाई हमले में मार गिराने वाले ट्रंप अब ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ लड़ाई को और तेज करते दिख रहे हैं। ट्रंप ने पूरी तरह इशारा दे दिया है कि अब वो दूसरे मुल्क की जमीन के अंदर भी इन ड्रग स्मगलर्स के खिलाफ मिशन शुरू करने वाले हैं। हालांकि इस मामले में ट्रंप साफ कह रहे हैं कि वो कानूनी रास्ता अपनाएंगे। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।